हमारे सृजित हो गए हैं, जबकि आप साउथ इंडिया में भी देखिए, आंध्रा का मैं ऑर्डर देख रहा था, वहाँ हर जिले में पृथक रूप से साइबर पुलिस स्टेशंस नहीं है। तो बिहार उन कुछ राज्यों में से है जहाँ पे हर जिले में पृथक रूप से नोटिफाई हो गया साइबर पुलिस स्टेशन। उसके लिए ज़मीन हम लोगों ने चिन्हित कर दिया है और कई जगह उसका डिज़ाइन वगैरह बन रहा है। जल्द ही हम लोग साइबर पुलिस स्टेशन के लिए पृथक भवन का भी निर्माण कर लेंगे। और साइबर पुलिस स्टेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि डीएसपी रैंक के पदाधिकारी उसके एसएचओ हैं, और साइबर थाने को काफ़ी सुदृढ़ किया गया है 2-3 वर्षों में। और देश में हम पहला राज्य है, प्रथम स्थान पर है, जो जितना साइबर फ्रॉड हुआ है उसके जो प्रतिशत बैंक में हम लोगों ने जो रोका है पैसा, जो होल्ड कराया है पैसा, उसमें बिहार इज द टॉप स्टेट, जिसने आई थिंक मानवजीत विल से 35% और सम 35% हम लोग पैसा, यदि 100 रुपया साइबर फ्रॉड हुआ है तो 35 रुपया हम लोग बैंकिंग सिस्टम में रोक पाए हैं, और जो विक्टिम है उसको उतना पैसा हम लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कोर्ट के आदेश से हम लोग मुहैया करा देंगे। इसलिए साइबर क्राइम के प्रति जो सजगता है, सचेतता है बिहार में, वो किसी अन्य राज्य से कम नहीं है। लेकिन इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि एकदम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप ले चुका है और तरह तरह के इसमें लेवल्स पे लोग काम कर रहे हैं, भारी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। इसलिए इसको राज्य की पुलिस काफ़ी संजीदगी के साथ लेगा। सर 112 का क्या महसूस कर पा रहे हैं? इनकाउंटर प्रक्रिया भी जरूरी है, बड़े अपराधी कर्मियों पर नकेल कसना। नहीं, देखिए, इनकाउंटर एक संयोग है। इनकाउंटर कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको अपराधी मिल गया और उसको इनकाउंटर एक नैसर्गिक और प्राकृतिक एक घटनाक्रम है कि आप कहीं जा रहे हैं, आप पे गोली चली तो आप रक्षा गोली चलाते हैं, मुठभेड़ होता है, आप भी घायल होते, वो भी घायल होते। ऐसा कोई इच्छा शक्ति के अनुसार नहीं कि आपकी इच्छा हुई कहीं इनकाउंटर कर दिए। तो इनकाउंटर एक प्राकृतिक कालक्रम में होता है, ये कोई वेल डिज़ाइंड तरीके से नहीं होता है। इसलिए इनकाउंटर हम लोग भी काफ़ी सारे इनकाउंटर किए हैं, लेकिन कहीं पे भी कोई ऐसा उंगली नहीं उठाया किया इनकाउंटर। मुझे याद है कुंदन जी सीतामढ़ी एसपी थे, हम मोतिहारी एसपी थे, तो मधुबन थाने पे नक्सलियों का भारी इनकाउंटर दिन के 1 बजे हुआ था। हम लोगों ने इनकाउंटर किया, दर्जनों लोग उसी दिन मारे गए, फिर अगले दिन भी कई लोग मारे गए थे, बहुत गिरफ्तार हुए थे, और काफ़ी उसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी पूरे स्टेट लेवल पे। तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि आप सर एक सवाल है सर कि आपकी पुलिस जो है, जहां पहले 50 मिनट में पहुंचती थी घटनास्थल पर पीओ पे, वहां वो 10 मिनट में पहुंचने लगी है। 112 आपका एक्टिव हुआ है, लेकिन कन्विक्शन का जो रेट है वो अब भी नहीं नीचे जा रहा है। क्या देखिए, कन्विक्शन का रेट को पुलिस के वहाँ पहुँचने से कोई उतना डायरेक्ट उतना संबंध नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, लेकिन कोई ऐसा प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है। कन्विक्शन का जो रेट है डिपेंड करेगा कि आपके गवाह कितने मजबूत है, गवाह कितने निर्भीकता के साथ गवाही दे पाते हैं, हमारे जो पुलिस के पदाधिकारी हैं वो न्यायालय में कितनी सख्ती के साथ अपना एविडेंस दे पा रहे हैं, जो एविडेंस दे रहे हैं वो कोर्ट के द्वारा ग्राह्य है या नहीं है, एडमिसिबल है या नहीं है। तो इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए अनुसंधान को काफ़ी अनुसंधान में गुणात्मक परिवर्तन की ज़रूरत है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे पास 2013 में सिर्फ पटना में ही एक एफएसएल था। आज के डेट में 3 एफएसएल फंक्शनल, 4 फंक्शनल, राजगीर भी फंक्शनल है, और 9 और रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के भवन निर्मित हो गए हैं। उपकरण के क्रय की प्रक्रिया अभी जारी है, और 1 साल के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रत्येक पुलिस क्षेत्र में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला कार्यरत हो जाएगा, और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर हम कांडों को जब न्यायालय में ले जाएंगे और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करेंगे तो उसमें कन्विक्शन की संभावना काफ़ी बढ़ेगी। पुलिस हेडक्वार्टर का स्टैंडिंग ऑर्डर है सारे एसपीज को कि वो जिला और अभी हमारे पास डायल 112 के भी करीब 2000 वाहन उपलब्ध हो गए हैं। तो डायल 112 हो या थाने के अंदर जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स है, रोड पेट्रोल्स के लिए भी व्हीकल्स खरीदे गए हैं। तो ये जितने भी प्रकार की पेट्रोलिंग है, बीट रोड पेट्रोलिंग, बीट फुट पेट्रोलिंग, बीट शहरी पेट्रोलिंग हो, और पदाधिकारियों को सड़क पे दिखना चाहिए, उनकी विजिबिलिटी हम लोग देखेंगे। जो भी डीएसपी हैं, इंस्पेक्टर हैं, दे शुड बी सीन ऑन द रोड। वो घर में बैठने के लिए नहीं है, जो पहले भी चलता था कि आपको संध्या गश्ती करना है। इवनिंग पेट्रोलिंग मैंडेटरी है, नाइट पेट्रोलिंग मैंडेटरी है।
तो जो हमारे पदाधिकारी हैं वो रात में भी दिखें, दिन में भी दिखें, उनकी विजिबिलिटी अधिक से अधिक हो, ये इंश्योर कराया जाएगा। बीट पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी, व्हीकल पेट्रोलिंग आदि शुरू की जाएगी। तो पेट्रोलिंग पे हमारी नज़र रहेगी, काफ़ी पैनी नज़र रहेगी। जेंडर बेस्ड वायलेंस से सर कैसे डील आउट करेंगे? आपका एक स्टेटमेंट भी सामने आया, डिस्पाइट ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इज नॉट एबल टू। नहीं, वी हैव डन एक्सेलेंट वर्क इन जेंडर बेस्ड वायलेंस। आपको याद होगा कि एक दौर था जिस समय वीडियो वायरल, आई थिंक 2017-18 में काफ़ी सारे केसेस हुए थे वीडियो वायरल के। राजगीर में रिकॉल की एक बबनी कांड हुआ था जिसमें हम लोगों ने सिर्फ वीडियो क्लिप पे डिटेक्ट करा और उसमें गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कार भी दिया गया था नीलेश जी को, और उसको रिकॉर्ड टाइम में हम लोगों ने ट्रायल करा करके सजा भी कराया था। करीब दर्जनों कांड जेंडर बेस्ड वायलेंस के आए थे। वीडियो वायरल वाला एकदम हर सप्ताह में उस समय आ रहा था, तो उस पर हम लोगों ने काबू पाया था। सर, ये पेपर लीक का यहाँ बराबर हो रहा था, इस पर कैसे कंट्रोल कीजिएगा? देखिए, पेपर लीक के संबंध में नियमों को भी आप जानते हैं जो संशोधन हुआ है, नियमों में संशोधन हुआ है, उसमें भी धार लाने का प्रयास किया गया है। और उसके बाद पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जितने सारे स्टेट्स हैं, यूपी हो, राजस्थान हो, सभी स्टेट्स ने इसको काफ़ी सीरियसली लेकर के और नियम अधिनियम में भी संशोधन किया है और इसके लिए एक काफ़ी संजीदगी के साथ, काफ़ी सख्ती के साथ किया जा रहा है। जैसे आपने अभी देखा कि कांस्टेबल एग्ज़ाम हुआ, उसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं हुई। कल जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी जहाँ तक हम आप ही लोग मीडिया रिपोर्टिंग से देख पाए हैं कि वो कुछ अफवाहें फैली थी, लेकिन कोई इस तरह का मजबूत आधार अभी तक नहीं मिला है कि उसमें क्वेश्चन लीक हुआ। तो हमारा राज्य ही है जिसमें अभी जो बड़े स्तर पे जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था वो भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम था, कई फेजेज़ में हुआ था, 4 या 5 फेजेज़ में हुआ था। बीपीएससी का भी एग्ज़ाम हुआ है जो सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है स्टेट का। तो ये प्रभावकारी ढंग से, अच्छे ढंग से नए नए इनोवेशंस लाए गए हैं उसमें। जैसा कि अभी आपने देखा कि 3 घंटे पहले कौन सा पेपर खुलेगा उन किसी को जानकारी नहीं है, किसके हाथ में कौन सा पेपर लगेगा। तरह तरह के इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सो दैट हम जो लीक कराने वाला जो गैंग है उससे हम 2 कदम आगे रहें ताकि उनकी मंशा को हम विफल कर सकें। जी साहब, साइबर क्राइम बड़ी चुनौती है, ऑर्गेनाइज्ड हो चुके हैं साइबर अपराधी बिहार के अंदर और करोड़ों की ठगी लोगों से हो रही है, ये बड़ी चुनौती होगी आपके साथ। देखिए, साइबर क्राइम्स के प्रति हम लोग पिछले 10 वर्षों से लगातार काम करते आते। पहले CCSMU हम लोगों ने हर जिले में गठित किया था, अब CCSMU को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया साइबर पुलिस स्टेशंस में। हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशंस हो गए, हमारे सृजित हो गए हैं। जबकि आप साउथ इंडिया में भी देखिए, अगर आंध्रा का मैं ऑर्डर देख रहा था, वहाँ हर जिले में पृथक रूप से साइबर पुलिस स्टेशंस नहीं है। तो बिहार उन कुछ राज्यों में से है जहाँ पे हर ज़िले में पृथक रूप से नोटिफाई हो गया साइबर पुलिस स्टेशन। उसके लिए ज़मीन हम लोगों ने चिन्हित कर दिया है और कई जगह उसका डिज़ाइन वगैरह बन रहा है। जल्द ही हम लोग साइबर पुलिस स्टेशन के लिए पृथक भवन का भी निर्माण कर लेंगे। और साइबर पुलिस स्टेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि DSP रैंक के पदाधिकारी उसके SHO हैं और साइबर थाने को काफ़ी सुदृढ़ किया गया है 2-3 वर्षों में। और देश में हम पहला राज्य है, प्रथम स्थान पर है जो जितना साइबर फ्रॉड हुआ है उसके जो प्रतिशत बैंक में हम लोगों ने जो रोका है पैसा, जो होल्ड कराया है पैसा, उसमें बिहार इज़ द टॉप स्टेट जिसने आई थिंक मानवजीत विल से 35% और सम 35% हम लोग पैसा, यदि 100 रुपया साइबर फ्रॉड हुआ तो 35 रुपया हम लोग बैंकिंग सिस्टम में रोक पाए हैं और जो विक्टिम है उसको उतना पैसा हम लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कोर्ट के आदेश से हम लोग मुहैया करा देंगे। इसलिए साइबर क्राइम के प्रति जो सजगता है, सचेतता है बिहार में, वो किसी अन्य राज्य से कम नहीं है। लेकिन इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि एकदम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप ले चुका है और तरह तरह के इसमें लेवल्स पे लोग काम कर रहे हैं, भारी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। इसलिए इसको राज्य की पुलिस काफ़ी संजीदगी के साथ लेगा। सर 112 का क्या महसूस कर पा रहे हैं? इनकाउंटर प्रक्रिया भी जरूरी है क्योंकि बड़े अपराधी कर्मियों पर नकेल। नहीं, देखिए, इनकाउंटर एक संयोग है। इनकाउंटर कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको अपराधी मिल गया और उसको इनकाउंटर एक नैसर्गिक और प्राकृतिक एक घटनाक्रम है
कि आप कहीं जा रहे हैं, आप पे गोली चली तो आप आत्मरक्षार्थ गोली चलाते हैं, मुठभेड़ होता है, आप भी घायल होते, वो भी घायल होते। ऐसा कोई इच्छा शक्ति के अनुसार नहीं कि आपकी इच्छा हुई कहीं इनकाउंटर कर दिए। तो इनकाउंटर एक प्राकृतिक कालक्रम में होता है, ये कोई वेल डिज़ाइंड तरीके से नहीं होता है। इसलिए इनकाउंटर हम लोग भी काफ़ी सारे इनकाउंटर किए हैं, लेकिन कहीं पे भी कोई ऐसा उंगली नहीं उठाया किया इनकाउंटर। मुझे याद है कुंदन जी सीतामढ़ी एसपी थे, हम मोतिहारी एसपी थे, तो मधुबन थाने पे नक्सलियों का भारी इनकाउंटर दिन के 1 बजे हुआ था। हम लोगों ने इनकाउंटर किया, दर्जनों लोग उसी दिन मारे गए, फिर अगले दिन भी कई लोग मारे गए थे, बहुत गिरफ्तार हुए थे और काफ़ी उसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी पूरे स्टेट लेवल पे। तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि आप सर एक सवाल है सर कि आपकी पुलिस जो है जहां पहले 50 मिनट में पहुंचती थी घटनास्थल पर पीयू पे, वहां वो 10 मिनट में पहुंचने लगी। 112 आपका एक्टिव हुआ है, लेकिन कन्विक्शन का जो रेट है वो अब भी नहीं नीचे जा रहा है। क्या आपको- देखिए, कन्विक्शन का रेट को पुलिस के वहाँ पहुँचने से कोई उतना डायरेक्ट उतना संबंध नहीं, नहीं अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, लेकिन कोई ऐसा प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है। कन्विक्शन का जो रेट है डिपेंड करेगा कि आपके गवाह कितने मजबूत है, गवाह कितने निर्भीकता। देखिए, पुलिस का कार्य कानून में परिभाषित है। जो कर्तव्य है वो सबसे बड़ा कर्तव्य है, जो गुड गवर्नेंस है, सुशासन है, उसका सबसे बड़ा स्तंभ है रूल ऑफ लॉ। तो कानून का शासन स्थापित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। तो कानून के शासन को स्थापित करने के लिए जितने भी नियम, परिनियम, अधिनियम हैं, सभी को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाएगा और अपराधियों पर काफ़ी सख्त नकेल कसा जाएगा और अपराधियों पर चतुर्दिक दिशा से प्रयास किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावी किया जाएगा। स्पीडी ट्रायल में धार लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि स्पीडी ट्रायल पूर्व में भी सुशासन को बुलंद करने में, स्थापित करने में एक प्रबल भूमिका निभाई है और इसका एक बड़ा संकेत जाता है अपराधियों में। स्पीडी ट्रायल को काफ़ी सख्ती से लागू किया जाएगा। जो भी वेल डिटेक्टेड केसेस हैं, अच्छे ढंग से उद्वेदित केसेस हैं जिसमें साक्ष्य की प्रचुरता है, उन कांडों को चिन्हित कर उसको स्पीडी ट्रायल के तहत लिया जाएगा। जो भी गंभीर कांड हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होता है। अभी आपने देखा होगा कि बीएनएसएस में अपराधियों के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए पृथक प्रावधान का समावेश किया गया है। पहले था कि हम लोग एक पोस्ट ऑफिस का काम करते थे और ईडी के यहाँ भेजते थे अटैचमेंट के लिए, लेकिन अब जो बीएनएसएस में संशोधन हुआ है उसमें अलग से प्रावधान किया गया है कि पुलिस के पदाधिकारी जो अपराध से अर्जित संपत्ति है उसको भी अटैच कर सकते हैं। तो इस प्रावधान को हम लोग सख्ती से लागू करेंगे, थाना स्तर पे लागू करेंगे और हर थाना को कम से कम महीने में 1-2 ऐसे मामले चिन्हित करने पड़ेंगे, पता लगाने पड़ेंगे अपराधियों की संपत्ति को और उसको त्वरित रूप से सप्ताह भर 10 दिन के अंदर में उसको अटैच करने का पावर पुलिस को है। तो उसको हम लोग सख्ती से लागू करेंगे। जो नया प्रावधान आया है अभी बीएनएसएस में, जो पहले हम लोग ईडी के माध्यम से कराते थे, अब पुलिस जो पहले सीआरपीसी की धारा 102 में हमें सख्ती थी, अब बीएनएसएस में उसको और विस्तारित किया गया है और उसमें प्रबलता, प्रखरता लाई गई। उसका हम लोग प्रयोग करेंगे भरपूर ढंग से और उसका तुरंत हम लोग प्रारंभ करा देंगे। इसके बाद जो आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, उसके बाद फिर जो एनडीपीएस के अंतर्गत है या लीकर जो हमारा प्रोहिबिशन एक्ट है उसके अंतर्गत जो केसेस दर्ज हो रहे हैं, उससे जो संपत्ति अर्जित कर रहे हैं उसको भी लिया जाएगा इस दायरे में। और बड़ा आसान है उसको पता करना कि हमारे जितने चार्जशीटेड लोग हैं, जो चाहे प्रोहिबिशन एक्ट में हो, एनडीपीएस एक्ट में हो, उनकी संपत्ति का पता किया जाएगा। संपत्ति को पता करने के भी तौर तरीके बहुत सारे, अब सिर्फ इंटेलिजेंस पे नहीं लेकिन बहुत सारा डेटाबेस है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को सिर्फ अनुसंधान करना ही हमारा काम नहीं होगा, बल्कि अपराधियों के द्वारा अर्जित संपत्ति पर कड़ा प्रहार करना पड़ेगा। क्योंकि जब अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित करेंगे और उस संपत्ति उनकी रहेगी नहीं तो फिर अपराध करेंगे क्यों। इसलिए सबसे बड़ा कारण है कि वो संपत्ति का उपभोग करते हैं, निरंतर रूप से करते हैं, निर्बाध रूप से करते हैं, इसलिए उस पर अंकुश लगाना हमारी प्राथमिकता होगी। अनुसंधान
का जो दायर लिमिट है, टाइम लिमिट है, उसके अंतर्गत हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। जितने हमारे पर्यवेक्षी पदाधिकारी हैं अनुसंधान की समीक्षा करेंगे और केसेस के डिस्पोजल पे बल रहेगा। जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित केसेस हैं उसमें जो भी गिरफ्तारियां वांछित हो उसको एक अभियान चलाकर युद्ध स्तर पर उनकी गिरफ्तारियां होंगी। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड केसेस को भी हम लोग स्पीडी ट्रायल में लेंगे, क्योंकि शुरू में तो कुछ गिरफ्तारियां हो जाती है लेकिन शेष गिरफ्तारियां काफ़ी लंबे समय तक लंबित रह जाती हैं किसी किसी कांड में, तो उन सभी की समीक्षा की जाएगी और उनमें भी हम लोग स्पीडी ट्रायल वगैरह कराएंगे। बिहार में सर बड़े आवाज के बावजूद भी जो है शराब जो है सभी जगह मिल रही है, इसको लेकर के किस तरह से कार्रवाई की जाएगी सर? तो जो भी केसेस दर्ज हो रहे हैं उसमें जो बैकएंड्स पे भी और फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेजेस है वो देखा जाएगा कांडों में कि बैकवर्ड लिंकेजेस एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और गहन समीक्षा की जाएगी कांडों की। और कांडों की समीक्षा मैं 9 साल लगभग सीआईडी में रहा हूं, तो केस की समीक्षा कैसे की जाएगी उसका अनुभव हमें पूर्व से भी प्राप्त है। तो केसेस की समीक्षा वार फुटिंग पे कराएंगे और जो भी आईओ इसमें वांटिंग पाए जाएंगे, जो पाए जाएंगे लापरवाह सुस्त पाए जाएंगे, उनको डिसमिसल की कार्रवाई की जाएगी। भारी संख्या में हम लोग रूथलेसली उनको निकाल देंगे पुलिस से। नहीं होता कि हमारा मूल अपराध नियंत्रण हमारा मूल उद्देश्य है। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाएगी और अभी हमारे पास डायल 112 के भी करीब 2000 वाहन उपलब्ध हो गए हैं। तो डायल 112 हो या थाने के अंदर जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स है, रोड पेट्रोल्स के लिए भी व्हीकल्स खरीदे गए हैं। तो ये जितने भी प्रकार की पेट्रोलिंग है, बीट रोड पेट्रोलिंग, बीट फुट पेट्रोलिंग, बीट शहरी पेट्रोलिंग हो, और पदाधिकारियों को सड़क पे दिखना चाहिए, उनकी विजिबिलिटी हम लोग देखेंगे। जो भी डीएसपी हैं, इंस्पेक्टर है, दे शुड बी सीन ऑन द रोड। वो घर में बैठने के लिए नहीं है, जो पहले भी चलता था कि आपको संध्या गश्ती करना है, इवनिंग पेट्रोलिंग मैंडेटरी है, नाइट पेट्रोलिंग मैंडेटरी है। तो जो हमारे पदाधिकारी हैं वो रात में भी दिखें, दिन में भी दिखें, उनकी विजिबिलिटी अधिक से अधिक हो, ये इंश्योर कराया जाएगा। बीट पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी, व्हीकल पेट्रोलिंग आदि शुरू की जाएगी। तो पेट्रोलिंग पे हमारी नज़र रहेगी, काफ़ी पैनी नज़र रहेगी। जेंडर बेस्ड वायलेंस से सर कैसे डील आउट करेंगे? आपका एक स्टेटमेंट भी सामने आया, डिस्पाइट ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इज नॉट एबल टू। नहीं, वी हैव डन एक्सेलेंट वर्क इन जेंडर बेस्ड वायलेंस। आपको याद होगा कि एक दौर था जिस समय वीडियो वायरल, आई थिंक 2017-18 में काफ़ी सारे केसेस हुए थे वीडियो वायरल के। राजगीर में रिकॉल की एक बबनी कांड हुआ था जिसमें हम लोगों ने सिर्फ वीडियो क्लिप पे डिटेक्ट करा और उसमें गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कार भी दिया गया था नीलेश जी को, और उसको रिकॉर्ड टाइम में हम लोगों ने ट्रायल करा करके सजा भी कराया था। करीब दर्जनों कांड जेंडर बेस्ड वायलेंस के आए थे। वीडियो वायरल वाला एकदम हर सप्ताह में उस समय आ रहा था, तो उस पर हम लोगों ने काबू पाया था। सर ये पेपर लीक का अपराधी का मनोबल गिरेगा। अपराधी का मनोबल गिरेगा जब अपराधी पर पुलिस भारी पड़ेगी। भारी तब पड़ेगी जब विजिबिलिटी रहेगी, केस का अनुसंधान रिकॉर्ड टाइम में होगा, चार्जशीट समर्पित होगा रिकॉर्ड टाइम में, जो भी टाइम निर्धारित है उसमें, और हम लोग उसको सजा करा करके जेल के अंदर संसीमित करने में सक्षम हो पाएंगे। बिहार की जनता सर क्या अपील करेंगे? नया डीजीपी बने हैं। बिहार की जनता से हमारी अपील है कि जो पुलिस की व्यवस्था है, अवधारणा है, जो भी कानून है, वो सिर्फ पुलिस के लिए नहीं है, उसमें हर स्टेप पे जनता का इन्वॉल्वमेंट है। हम घटनास्थल पे जाते हैं, वहाँ कोई चीज़ हम सीज करते हैं तो उसमें जो विटनेस बनता है पुलिस नहीं रहता, पब्लिक रहता है। 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस को हम लोग लेते हैं। हम गवाही लेते हैं, जनता की गवाही लेते हैं कि आपने क्या देखा। जनता फिर जाती है कोर्ट में गवाही देती है। तो एक पुलिस आइसोलेशन में नहीं काम करती है। पुलिस और पब्लिक का एक जो मिश्रण है वो जब कारगर ढंग से काम करेगी तभी हो सकता है। पुलिस पूरी सख्त है और जनता हॉस्टाइल हो रही है, कोर्ट में जाकर गवाही नहीं दे रही है, तो सजा ऑब्वियसली नहीं होगा। इसलिए ये पुलिस की जो अवधारणा है, जैसे इंग्लैंड में भी कहा गया है कि पुलिस इज पब्लिक एंड पब्लिक इज पुलिस, माने दोनों में कोई भेद नहीं है। पुलिस को भी जो पावर है वो जनता को भी पावर है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस में ही जो आप मुठभेड़ कह रहे हैं वो क्या है? राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। हम पे क्रिमिनल गोली चलाया, हम भी गोली चलाए, जनता को भी प्राइवेट डिफेंस है। आपको यदि कोई गोली चलाएगा आप भी गोली चला सकते हैं। तो जो भी पावर्स पुलिस को है वो मोटा मोटी
उन शक्तियों का प्रयोग जनता भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन अरेस्ट करके उसको पुलिस को सूचित करना है। हम अरेस्ट करके थाना के हाजत में सीधे ले आते हैं, हमको किसी को हैंड ओवर नहीं करना है, लेकिन जनता को भी अरेस्ट का पावर है। किसी क्रिमिनल को जनता भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन अरेस्ट करके उसका नियम है कि आपको पुलिस को सूचित करना है। तो जो भी पुलिस को पावर्स है, हमारे पास हथियार है, आपके पास भी हथियार, आप लाइसेंस है हथियार लेकर के आप हथियार रख सकते हैं। तो जितने प्रावधान पुलिस के लिए किए गए हैं वो जनता के लिए उन सभी प्रावधानों को रखा गया है कानून में। तो जनता से अपेक्षा है कि आप पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिला करके और अपराधियों के खिलाफ जिहाद छेड़िए। जनता यदि सीधे बैठी रहेगी और सोचेगी पुलिस आकर के गश्ती भी करे, अनुसंधान भी करे, सजा भी दिला दे, हम कोर्ट में गवाही भी नहीं देंगे, हम सीजर लिस्ट बनाने के लिए पुलिस जब आती है वहाँ से भाग जाएंगे, हम सीजर लिस्ट पर हस्ताक्षर भी नहीं करेंगे, हम गवाही नहीं देंगे, हम विटनेस नहीं बनेंगे, तो ये पूरी व्यवस्था नहीं चल सकती है। सर एक सवाल सर कि बहुत सारे मामलों में लेकिन हमारा थाना को भी, पुलिस को भी पावर मिला है BNSS में, अभी जो संशोधन आया है उसमें कि अटैच कर सकता है। आपने ये बोला सर कि 10 डेज में हम लोग अटैच करेंगे। नहीं, पता लगाएंगे अटैच और उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे। तो विल इट आफ्टर फाइलिंग द चार्जशीट या द मोमेंट नहीं, अभी जो कानून आया उसमें चार्जशीट की जरूरत नहीं है। अनुसंधान के क्रम में भी, अनुसंधान शुरू होता है उस क्रम में भी आप अटैच कर सकते हैं। चार्जशीट इज नॉट मैंडेटरी, इट कैन बी डन, इट कैन बी डन। चार्जशीट की बाध्यता नहीं है अभी। नेम्ड एक्यूज और उसको अपराध से प्रॉपर्टी सृजित करना चाहिए, उसका इनकम टैक्स रिटर्न देखा जाएगा, उसका इनकम देखा जाएगा, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। यदि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो उसको अटैच कर लिया जाएगा। अच्छा सर, मनी लॉन्ड्रिंग को भी यू पीपल कैन डू इट ऑन योर ओन? नहीं, बिहार सरकार में हम लोगों ने, बिहार पहला स्टेट था जो 2006-7 में मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे मामले यहाँ पे हम लोग दर्ज किए थे। EOU के माध्यम से ED में जाता था और ED अटैचमेंट ऑर्डर इशू करता था, और हम अग्रणी राज्य रहे हैं उन दिनों। जो 2005 में PMLA एक्ट अधिनियमित हुआ उसमें हम लोग अग्रणी राज्य थे उन दिनों में अटैचमेंट में। UAPA में भी हम लोगों ने बहुत सारी संपत्तियां अटैच की थी। कई बड़े बड़े जो एरिया कमांडर्स वगैरह थे उनके गाड़ी घोड़ा सब, बस वस वगैरह भी जब्त किया गया था कई राज्यों में, कई जिलों में। आई विल नॉट नेम द डिस्ट्रिक्ट। तो UAPA में संपत्ति अटैचमेंट और PMLA में संपत्ति अटैचमेंट में हम लोगों ने काफ़ी ये किया था। एक और 1948 का एक ऑर्डिनेंस है उसमें